नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी का एक वक्तव्य मेरे सामने आया, जो हेडलाइन थी खबर की कि डोभाल पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन की वजह जेन-ज़ी नहीं, वहाँ का खराब प्रशासन को मानते हैं। क्या कहा अ, डोभाल साहब ने? अजीत डोभाल ने कहा कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में पिछले 3 वर्षों से हुए सत्ता परिवर्तन की मुख्य वजह खराब शासन यानी पुअर गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस रही है। जेनजी आंदोलन से उनका कुछ लेना-देना नहीं है। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देते हुए डोभाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और राज्य को सुरक्षित करने में शासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोभाल ने कहा कि महान साम्राज्य, राजतंत्रों, कुलीन वर्गों, अभिजीतों या लोकतंत्र का उदय और पतन वास्तव में उनके शासन का ही इतिहास है। उन्होंने भारत के पड़ोस में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जहां बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अन्य जगहों पर गैर संवैधानिक तरीके से हुए सत्ता परिवर्तन के हालिया मामले में वास्तव में खराब शासन के मामले थे। हालाँकि उस समय इन देशों में जो आंदोलन हुए थे, उसमें जेन ज़ी यानी युवकों को उसका क्रेडिट दिया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र थे। बंगाल में शेख हसीना का तख्तापलट के बाद देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी और नेपाल और श्रीलंका में नेतृत्व बदल किया गया था। पड़ोस के देशों को लेकर उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपनी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों से फरवरी 2026 में चुनाव का बहिष्कार करने के आग्रह के कुछ ही समय बाद आई। डोभाल ने जोर देकर कहा कि किसी भी राष्ट्र के लक्ष्य और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए शासन का सुदृढ़ होना जरूरी है। बांग्लादेश में 2024 में सत्ता परिवर्तन की मुख्य वजह जनरेशन झीड़ था, जिससे नौकरी कोटे के खिलाफ यानी बांग्लादेश में यदि क्या हुआ, इसका जो हमने खुद कई रिपोर्ट्स किए बांग्लादेश पे, उसका निचोड़ क्या था कि जो ये वहाँ सत्ता परिवर्तन था, उसका हमको तो कम से कम लग रहा था कि जेन ज़ी ये मुख्य कारण था, जिसमें नौकरी के कोटे के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन को एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया। जुलाई 2024 में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया, जो जल्द ही पूरे देश में फैल गया। जब सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और पुलिस ने हिंसक दमन किया, सैकड़ों युवकों की मौत हुई, तो जेन जी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जनता को संगठित किया और जो कुछ हुआ, वो आपके सामने है। नेपाल में 2025 के सत्ता परिवर्तन में भी जेन जी की भूमिका निर्णायक रही, जहां सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ 2 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। सितंबर 2025 की शुरुआत में सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे युवकों ने अपनी आवाज दबाने का प्रयास माना। 24 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता सुजाता पांडे जैसे जैन जी के वीडियो के जरिए भ्रष्टाचार, नेपो किड्स, राजनीतिक के बच्चों की विलासिता और बेरोजगारी, जहां करीब-करीब 21% की बेरोजगारी है, के खिलाफ मार्च का आह्वान किया। 7-8 सितंबर को काठमांडू अन्य शहरों में हजारों युवकों ने सांसद भवन और नेताओं के घर पर हमला कर दिया और इसके बाद क्या हुआ, ये आपने देखा। श्रीलंका में हालांकि 2024 में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 2022 के अर्गलाया आंदोलन ने जेनजी को राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बनाया। ये भी वहाँ पे आर्थिक संकट था, मुद्रास्फीति, ईंधन की कमी के खिलाफ युवकों ने 2022 में राष्ट्रपति अ, गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और उसके बाद वहाँ सरकार को वहाँ से भागना पड़ा। डोभाल ने कहा कि भारत का चीन के साथ सीमा और रक्षा गतिविधियों पर कुछ विवाद है, लेकिन व्यापार जैसे संबंधों के अन्य पहलू भी है, जहाँ नई दिल्ली और बीजिंग सहयोग करना जारी रखे हुए है।
भारत के राष्ट्रीय सलाहकार ने कहा कि चीन महत्वपूर्ण है, हमारी सीमाओं पर कुछ विवादित क्षेत्र है। हमें उनका कुछ रक्षा गतिविधियों को लेकर चिंता भी है, लेकिन उनके साथ व्यापार जैसे अन्य क्षेत्र भी है, जहाँ तक संभव है हम सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये टिप्पणी ऐसे समय आ गई जब भारत और चीन 2020 की गर्मियों में गलवान में हुई सैन्य झड़पों के बाद बिगड़े संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन मैं आता हूँ उस आंदोलन पर और मुझे लगा कि नहीं, क्या जो उन्होंने कहा है अ, म डोभाल साहब ने कि खराब शासन के चलते ये सारे मामले सामने आए और इसी के बदौलत जो आंदोलन हुए या सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके लिए जेन ज़ी से भी ज़्यादा उन्होंने कहा था कि जेन ज़ी को तो सब लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खराब शासन है। और ये बात तो है कि जेन ज़ी या यूथ हमेशा जब भी क्रांति हुई है कहीं पे भी या भारत में भी जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, अन्ना हज़ारे का आंदोलन हो या अंग्रेज़ों का आंदोलन हो, हमेशा युवकों ने बढ़ा-चढ़ा के हिस्सा लिया, क्योंकि वही एक शक्ति और एनर्जी का स्रोत होता है। हर जगह यही होता है या जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जब बांग्लादेश में ब अपने ही जो बांग्लादेश जो पहले पूर्वी में पाकिस्तान माना जाता था, उसी के वहाँ पे भी छात्र आंदोलन, छात्रों पे बरसी गोलियाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों की हत्याएँ, पाकिस्तानी सैन्य द्वारा, इसी से उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। फिर जो हुआ वो सबने देखा कि एक भारत और पाकिस्तान जैसा युद्ध हुआ क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए थे। वहाँ पे भी यूथ का बहुत बड़ा रोल था और यदि हम ये माने कि डोभाल साहब ये कह रहे हैं कि यूथ जेन ज़ी भले ही क्रेडिट लिया जाता है, लेकिन उनके अनुसार खराब शासन ही क्रांति के बीच आती है। यदि मैं ये बात मैं मानूँ, तो क्या मैं ये मानूँ कि भारत में उन्होंने इनडायरेक्टली मोदी को आईना दिखाया है? क्योंकि यदि खराब शासन किसको कहते हैं, उसके चंद कुछ घटनाएँ मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, जो कुछ लंबी-चौड़ी नहीं है। ये पिछले 10-12 दिनों की या 1 महीने तक की खबरें हैं। जो खबरें मेरी आँखों के सामने आती है जब वो खराब शासन बोलते हैं और यदि ये खबरों में आपको खराब शासन दिखता है, तो फिर क्या भारत में परिवर्तन होने का कुछ संकेत डोभाल साहब दे रहे हैं? यदि खराब शासन ही क्रांति करता है और परिवर्तन लाता है, तो फिर ये जो खबरें हैं, ये सुशासन की है कि कुशासन की है, ये आप तय कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये कुशासन की है। एक खबर है कि हमारे यहाँ लेह लद्दाख में कुछ नहीं उन्होंने जो सत्ता पक्ष में केंद्र में जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो वादे लेह और लद्दाख के लोगों से किए थे, उन्हीं वादों को सामने रखते हुए कि हमें स्वतंत्र राज्य का दर्जा आपने बोला था, आपके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में था। आपने हमें शेड्यूल 6 में जगह देने की बात कही थी, ये घोषणा पत्र में थी। बस अब आप हमने आपको मदद की, आपको मतदान किया, आप अपना चुनावी वादा पूरा कीजिए। इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से 1 डेढ़ साल से आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस आंदोलन को सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। जब आंदोलन के जो कुछ लोग थे, जो उस आंदोलन में बिल्कुल प्रखर लोगों को लीड कर रहे थे, सोनम वांगचुक उसमें से एक थे। सोनम वांगचुक गांधी के फॉलोवर हैं और उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी के आंदोलन के ही रास्ते पे चलूँगा और उसी के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1 साल से आंदोलन करने के बाद, लेह लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करने के बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। फिर आमरण अनशन की श्रृंखला शुरू हो गई और जब आमरण अनशन चल रहा था, तो कुछ 2 बुजुर्ग इस अनशन के चलते 15 दिन के अनशन के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उसको देखकर जो यूथ है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, उनका बाँध सब्र का टूट गया
और वो फिर हिंसक हो गए। उसको देखते हुए पुलिस ने गोली चलाई। गोलियाँ अपने ही लोगों पे जब चलाई जाती है, आंदोलनकारियों पे, अपने ही देश के नागरिकों पे, तो कमर के नीचे या पैर पे ऐसी जगह चलाई जाती है। लेकिन ये जो गोली चलाई गई, ये सीधे सीने में और माथे में चलाई गई। उससे 4 लोगों की मैं तो कहता हूँ हत्या हो गई और उसके बाद ये आंदोलन दबाने के लिए बलपूर्वक प्रयास किया गया और उनके जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, वो सोनम वांगचुक को पुलिस ने राष्ट्रद्रोह और पाकिस्तान के साथ कुछ मिलकर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाते हुए सलाखों में बंद कर दिया। लेकिन वास्तव में क्या है, सोनम वांगचुक की अब 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ भारत सरकार उन्हें राष्ट्र विरोधी बताकर जेल में रखी है, तो दूसरी तरफ दुनिया की मशहूर टाइम्स मैगज़ीन ने उन्हें 2025 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना है। वे जलवायु की रक्षा करने वाले नेताओं की सूची में हैं। प्रभावशाली आंदोलनकारियों के लिए नहीं, जलवायु के लिए काम करने के लिए। और पाकिस्तान का आरोप जो उन पे लगा है, वो भी जलवायु या हिमालय की सुरक्षा करने के लिए वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूनाइटेड नेशंस ने एक सेमिनार संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसको वहाँ के अखबार डॉन ने होस्ट किया था। उसमें पार्ट लेने के लिए और वहाँ जाके भारत सरकार की नीतियों का बखान करने के लिए उन्हें ये सज़ा मिली कि उन्हें देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने के आरोपों से जेल में डाला गया। अब आप बताइए, विश्व की बड़ी-बड़ी मैगज़ीन्स और पूरा विश्व जिसको सराहता हो और जलवायु के लिए काम करने वाले एक विश्व के पहले 100 लोगों के सूची में जो स्थान पाता हो, यदि उसको भारत में राष्ट्रद्रोह के नाम पे, जैसा नेपाल में किया गया, राष्ट्रद्रोह के नाम पे यदि आप अंदर करोगे, तो ये कुशासन है या सुशासन है? और यदि ये कुशासन है, तो क्या ये क्रांति का बीज डालेगा? डोल डोवाल साहब की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके अनुसार कुशासन ही क्रांति का बीज होता है। देखिए ये हेडलाइन भी आप भी देख लीजिए, वांगचुक टाइप के 100 प्रभावशाली लोगों में पत्नी बोली सरकार उनको देश विरोधी बता रही है। ये एक वांगचुक का हो गया। उसके बाद आते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, आप खबर पहले देख लीजिएगा। खबर का जो हेडलाइन है, मुंबई होस्टेज स्केयर, व्हाई द पुलिस एंटर्ड पवई स्टूडियो व्हेन क्विक रिस्पॉन्स टीम वाज प्रेजेंट। एक रोहित आर्य नाम का व्यक्ति था, सरकार से उसको कुछ पैसा लेना था, सरकार उसका पैसा दे नहीं रही थी। उसने 1 साल से 2 साल से करीब-करीब वो अपना पैसा नहीं मिल रहा है करके लगातार मंत्रियों के घर के सामने, सरकार के मंत्रालयों के सामने, अधिकारियों के सामने प्रदर्शन कर रहा था। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट किए, कई बार रिक्वेस्ट की, खुद अनशन भी करके देखा। ये तमाम जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, उसने करके देखे, लेकिन सरकार की निर्लज्जता देखो, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। अंत में उसे लगा कि मुझे यदि सरकार का ध्यान खींचना है, तो फ़िल्मों में जैसे दिखाया जाता है, वैसा उसने एक प्लान किया। एक फ़िल्म स्टूडियो में, पवई में, उसने कुछ लोगों को फ़िल्म के लिए बुलाया गया कि यहाँ पे एक ऑडिशन हो रहा है, फ़िल्म के लिए लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं। 100 लोग आ गए, उनमें से 17 बच्चों को उसने रख लिया, 2 लोग और थे, ऐसे 19 लोगों को उसने अंदर किया और अंदर दरवाज़ा बंद करके उन्हें बंधुआ बना दिया। और वहाँ से एक वीडियो रिलीज़ कर दिया कि मैं, रोहित आर्य, इन लोगों को बंधुआ लेके बैठा हूँ। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार कुछ नैतिकता के सवालों के जवाब मुझे मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सरकार के लोग आए मेरे से बात करें, मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। यदि उनके जवाब से कोई सप्लीमेंट्री सवाल आता है, तो वो भी मैं पूछूँगा, उसका भी वो जवाब दें। मैं किसी को यहाँ पे दुःख पहुँचाने या किसी को हानि पहुँचाने के लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन आप यदि मुझको हानि पहुँचाने का प्रयास करेंगे, तो फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा जिसमें बहुत इन बच्चों का भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। उसके पास एक एयर गन थी और फिर अब बताया जाता है कि बहुत
ज्वलनशील पदार्थ थे और वो आग लगाने वाला था ये। उसके बाद एकाएक पुलिस ने वहाँ 2 घंटे का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में जो हेडलाइन ये बताती है अखबार की, इंडियन एक्सप्रेस की जो आपने देखी, कि एक क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, वो जो वहाँ के नेगोशिएट भी करती है और समय आए तो एक्शन भी लेती है। वो जब नेगोशिएट और एक्शन कर रही थी, तब एकाएक वहाँ मुंबई पुलिस पहुँच जाती है और फिर उसको अंदर घुस के गोली मार दी जाती है और गोली भी ऐसी मारी जाती है कि रोहित आर्य की मौत हो जाती है। तो बड़े-बड़े हेडलाइन छपते हैं। अभी भी अखबारों में एक भयानक कैंपेन चल रहा है कि रोहित आर्य कैसा वहाँ पे लोगों को जलाने वाला था। जिस इंसान के पीछे कभी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा हो, जिसने कभी मक्खी तक नहीं मारी हो, जो एक क्रिएटिव इंसान थे, उसकी बनाई हुई एक फ़िल्म को जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म थी, इसी का बेस पकड़ के स्कूली बच्चों के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सराहना की थी। मंत्रालय और दीपक केसरकर जो मंत्री हैं और जो मंत्री थे पहले एजुकेशन मंत्री, उनके और वक्तव्य में केसरकर का ये वक्तव्य है अखबारों में दिया हुआ कि मुझे यदि बुलाया जाता बातचीत के लिए, तो मैं रोहित आर्य से बात करने के लिए तैयार था क्योंकि मैं मुंबई में था। लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि पुलिस ने एक्शन करके उसको गोली मार दी गई। मैंने उसको पहले भी मिला हूँ, कुछ मैंने मदद करने का भी उसको प्रयास किया गया था। अधिकारियों से भी क्यों बातचीत नहीं की गई जिन अधिकारियों से उसको मतलब जो जिनके बिल पास करने में जो अड़ंगा लगा रहे थे। मंत्रालय ने जो वक्तव्य दिया उसमें से ऐसा लगता है कि उसको कुछ पैसा सैंक्शन हो गया था, कुछ रखा था। कुछ उसके उ उसने पुराने बिल नहीं दिए गए थे इसलिए कुछ पैसा बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस देश में यदि अपने पे अन्याय होता है और अन्याय के लिए न्याय कहीं नहीं मिलता, तो उसने जैसा फ़िल्मों में दिखाते हैं, ऐसा ही एक प्रयास किया। लेकिन वो बार-बार कह रहा था कि मैं सिर्फ़ कुछ सवाल के मुझे जवाब चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी को जेल से छुड़वाना नहीं है, मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, वो बार-बार कह रहा था। वीडियो रिलीज़ करके उसने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उसको मार डाला गया। और वहाँ पे जब क्विक रिस्पॉन्स टीम क्यूआरटी थी, ऐसे में वहाँ पर क्योंकि क्यूआर टीम जो है वो 26/11 के टेरर अटैक के बाद मुंबई में जो अटैक हुआ था, उसके बाद ये बनाई गई थी। और जब भी ऐसी कोई मेजर ऐसे अगवा किए जाते हैं या ऐसे ऑपरेशंस करने होते हैं, छापामार ऑपरेशन, तो इनको बाकायदा बुलाया जाता है। लेकिन ये समझ के परे है कि लोकल पुलिस जो है, वो कैसे उसमें एक्टिव हो गई और कैसे उन्होंने सारी चीज़ हाथ में ले ली और फिर उसको गोली मारी। आज कई सवाल है रोहित आर्य की मौत को लेकर जिसके जवाब मिलना मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद डिस्कशन चलेगा क्योंकि अब रोहित आर्य को तो गोली मार दी गई है। हालाँकि कुछ लॉयर्स हैं मुंबई में जो कह रहे हैं कि हम अदालत में जाकर इस केस को खत्म होने नहीं देंगे। हम ये पूछेंगे कि क्या इस देश में अब ये स्थिति हो गई है कि न्याय पाने के लिए लोगों को अगवा कर किसी और की ज़िंदगी खतरे में डालकर अपने सवालों के जवाब पाने होंगे। क्या इसे सुशासन कहते हैं या कुशासन कहते हैं? ये एक दूसरा केस हुआ। ये भी अ, आपके सामने जो आपने इंडियन एक्सप्रेस का देखा। तीसरा फिर इंडियन एक्सप्रेस की ही एक हेडलाइन है, आप वो भी देख लीजिए। सहारनपुर यूथ जेल्ड फॉर 20 इयर्स एक शब्द है जिसको हमने काटा है, व्यभिचार हाँ, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। किडनैपिंग माइनर गर्ल नाउ क्लेम्स फोर्स टू इम्प्लीकेट हिम। एक सहारनपुर में एक 22 साल का यूथ था, उसको 20 साल की जेल हो गई। जेल इसलिए हो गई कि उसने एक लड़की को अगवा किया, जो एडल्ट नहीं थी, माइनर थी, छोटी बच्ची थी, नाबालिग थी और उसके साथ व्यभिचार किया और ये कोर्ट में जब बात सामने आ गई, लड़की की कंप्लेंट भी थी, तो फिर उसे जेल कर दिया गया। अब इस केस ने एक नया मोड़ लिया है।
वो जो लड़की थी, जो नाबालिग थी, अब वो बालिग हो गई है, 18 साल की हो गई है। उसने कुछ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उसके पिताजी ने उसे गलत वक्तव्य देने के लिए मजबूर किया था, धमकाया था, ताकि मैं कोर्ट में ऐसा वक्तव्य दूँ, जिससे वो लड़का अपराधी साबित हो और उसे सज़ा हो। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे माता-पिता ने अंधेरे में रखा, मिसगाइड किया। अब उसका ये कहना है कि जिस लड़के पे ये आरोप लगाए, उससे वो प्यार करती थी। अब वो लड़की माँ-बाप के साथ भी रहना नहीं चाहती और वो अ, प्रोटेक्शन होम जो होता है सरकार का, उसमें जाना चाहती है। अब ये जो है कि वो लड़की ने ये तक कह दिया कि उसके माता-पिता कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में हैं, जादू-टोना टाइप जो ये अंधविश्वास वाली बात है, उनके भी अ, उसमें होते हैं और कुछ उसके जो रिश्तेदार हैं, वो राइट विंग यानी शुद्ध हिंदी में कहूँ तो हिंदुत्व के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इस केस में 2022 में ये कांड हुआ था, उसके माता-पिता ने लड़की खो जाने की कंप्लेंट की थी। उसके बाद उस लड़के को पकड़ लिया गया और फिर उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, लड़की की बयान हुए और उसको 22 साल की सज़ा हुई। इस पूरे केस को जब पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए कि इस देश में सुशासन है या कुशासन है? क्योंकि एक किसी धर्म विशेष का कोई लड़का मिल जाता है, तो उसे तुरंत एक जो अपने यहाँ लव जिहाद नाम देकर जो चलाया जा रहा है और कैसा परिवार दबाव डालता है और कैसी एक प्रेम कहानी का अंत एक गुनाह या गुनहगार एक प्रेमी का अंत गुनहगार के रूप में होता है और उसकी उसको जेल किया जाता है। ये क्या है? सुशासन है, कुशासन है? आगे देखिए एक हेडलाइन और, यह है जागरण की। पुलिस 20 गोली मारती है, 1 लिखवाती है। ये एक चिकित्सक प्रभारी ने बयान दिया। बाद में जब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो फिर वो अपने बयान से पलट गया। सरकारी आवास में चोरी की घटना की राजफाश नहीं होने से नाराज जो स्वास्थ्य अधिकारी था, प्रभारी डॉक्टर दीपक चौधरी ने पुलिस में मुठभेड़ पे खड़े सवाल कर दिए। ये खबर है जो लीपापोती वाली है। हुआ ये कि दीपक चौधरी का एक स्टेटमेंट आया मार्केट में। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में उस आरोपी का शव हो या वो ज़ख्मी आरोपी जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है, तो पोस्टमार्टम के दौरान या फिर इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस हम पे दबाव डालती है कि हम रिपोर्ट कैसा बनाएँ। और उन्होंने कहा कि जहाँ पुलिस 20 गोली मारती होगी किसी को, तो हमको कहते हैं कि एक ही गोली लग गई और एक ही गोली मारी, ये लिखो। अब उन्होंने ये अपना वक्तव्य बुधवार में अभी हाल ही में कह सकते हैं आप 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे रिलीज़ कर दिया। अब उससे हंगामा मच गया, पुलिस की पूरी पोल खुल गई। उसके बाद फिर उसी डॉक्टर का दूसरा वीडियो सामने लाया गया और ये बहुत पुराना खेल है सरकार का। इसके मैं 1-2 उदाहरण और दूँगा और उसमें डॉक्टर ने दूसरे वीडियो में कहा कि मैं दिमागी रूप से परेशान रहता हूँ, इलाज चल रहा है। पहला वीडियो फर्जी है किसी ने मेरा अनजाने में वीडियो बनाया है।
उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि ये जो डॉक्टर है, वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के दामाद हैं। अब आप एक बात देखिए, यदि कोई डॉक्टर जो सर्टिफ़ाई करता हो या इलाज करता हो, वो खुद ही मानसिक रूप से बीमार चल रहा है और उसका इलाज चल रहा है, वो खुद ही कहता है कि मेरा वीडियो किसी ने बनाया, पता नहीं मुझे कैसा बोल दिया, क्या बोल दिया। उससे आप समझ सकता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है उत्तर प्रदेश का, या पुलिस बीमार है उत्तर प्रदेश की, जो जबरिया दबाव डालकर ये काम करवाती है। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हाल ही में एक महिला डॉक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसमें भी उसने एक आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम की ड्यूटी मेरी हुआ करती थी और मुझ पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट गलत बनाने के लिए राजकीय दबाव हुआ करता था। उसने कहा कि जो मुजरिम फिट नहीं है, उसको भी फिट बोल के अस्पताल से छुट्टी करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। ये महाराष्ट्र की भी खबर है। तो जहाँ पुलिस अपनी कुकर्मों का पर्दा डालने की लिए यदि चिकित्सकों का ऐसा दुरुपयोग करती है, हालाँकि उसने बाद में कहा, या यदि वो डॉक्टर की भी बात सही माने कि जिस देश में स्वास्थ्य सेवा देने वाले अधिकारी ही खुद बीमार हो, फिर उसे सुशासन कहे या कुशासन, दोनों बात। यदि पहला वीडियो सही है तो भी कुशासन है, और दूसरा वीडियो सही है तो भी कुशासन है। तो फिर हम क्या माने, भारत में क्या है? कुशासन है या सुशासन है? और एक अंतिम खबर ये भी देख लीजिए, बहुत सारी खबरें ये जो हेडलाइन जो सामने आई है उसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। यदि खोजने जाऊँगा तो शायद रात भर प्रोग्राम करूँगा, इतनी कुशासन की खबरें मिलेगी। ये द हिंदुस्तान की खबर है, देख लीजिए हेडलाइन आप। यूपी पुलिस ने जारी की चेन स्नैचरों की फोटो, पहले नंबर पर भाजपा नेता की तस्वीर से खलबली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिर्जापुर में चेन स्नैचर, यानी जो गले से चेन खींच के भागते हैं, के खिलाफ जागरूक अभियान चलाया है। उस अभियान उस समय चर्चा का विषय बन गया जब सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अपराधियों के पोस्टर में पहले ही नंबर पर भाजपा के नेता की तस्वीर और नाम दिखाई दिया। इस पोस्टर में कुछ 7 अपराधियों की तस्वीरें और नाम शामिल किए गए, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। पोस्टर में जिस व्यक्ति का नाम और फोटो छपा है, उसकी पहचान भोनू के रूप में हुई है, जो भाजपा के मंझवा मंडल के उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के पदाधिकारी का नाम और फोटो चेन स्नैचर की सूची में शामिल होने से ये खबर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गई। इससे भाजपा में भी खलबली मच गई और जिले की राजनीति गरमा गई। अब ये एक खबर है। मैं ये नहीं मानता कि पुलिस ने सूची गलत बनाई होगी। वर्तमान में सत्ता पक्ष में मुजरिमों का बोलबाला है। भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, ये तमाम जो शब्द है जिन्हें हम गलत कहते हैं, वो सत्ता पक्ष में शायद फिटनेस टेस्ट में इसके अलग मार्क मिलते होंगे। ये खबर तो अभी की है। थोड़ा मैं और जाऊँ, मजेशीर खबर जो आपके ज़हन में से उतरी नहीं होगी। एक हाईवे पर कार से एक महिला को उतार कर हाईवे के बीच में उसके साथ जो व्यभिचार हुआ, और व्यभिचार कहने से मतलब शारीरिक संबंध बनाए गए, और वो हाईवे के कैमरे में वीडियो में आया। वो भी भाजपा का नेता था। हाल ही में एक दलित किसान को पीट-पीट के मार डाला क्योंकि वो ज़मीन उस एक व्यक्ति के नाम पे नहीं कर रहे थे। वो भी भाजपा का नेता साबित हुआ निकला। उसी मध्य प्रदेश की एक और कहानी है कि एक व्यक्ति एक आदिवासी को पीट-पीट के मारता है और उसके मुँह पर पेशाब कर देता है। वो भी भाजपा से निकला। ये क्या है?
चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी को क्या हो गया? और बड़े स्तर पे कहे कि जो सबसे भ्रष्टाचारी घोषित किए गए भाजपा द्वारा, जिनके खिलाफ विधानसभा चलने नहीं दी, लोकसभा में हंगामा किया गया, वो सभी अब भाजपा में मंत्री पद पे मज़े ले रहे हैं। तो फिर ये सुशासन है या कुशासन है? और ये जो कुछ मैंने हेडलाइन जो अभी भी ताज़ी है, 2-4 दिनों की, 1 महीना भी नहीं। वांगचुक का अरेस्ट 1 महीना पहले हुआ होगा। लेकिन 100 लोगों की लिस्ट में उनका नाम तो अभी-अभी आया कल-परसों। ये 3-4 दिनों की हेडलाइन इस बात को रेखांकित करती है कि देश में वाक़ई कुशासन चल रहा है और इस कुशासन के चलते क्या ये देश में जो सत्ताधीश है वो सत्ता में रहने लायक है? मैं एक आगाह भी करता हूँ क्योंकि मेरे इस वक्तव्य को सत्ता पक्ष ये भी कहे कि मैं लोगों को हुँसका रहा हूँ, मैं नहीं हुँसका रहा। डोभाल साहब ने कहा और सरदार पटेल की याद में हुई एक संगोष्ठी में कहा कि कैसे क्रांतियाँ होती है। क्यों क्रांतियाँ होती है? बैड गवर्नेंस, कुशासन की वजह से। जैन जी तो सिर्फ नाम है। तो मैंने जो कुछ हेडलाइन आपको दिखाई, वो सुशासन था या कुशासन था? और यदि वो कुशासन था, तो क्या डोभाल साहब को ये कहना है कि अब अगला नंबर भारत का है? मैं आप पे छोड़ के जाता हूँ। एक्सेल से मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। कई बार आप किसी और चीज़ को नकारने के लिए उस चीज़ को स्वीकारते हैं, जो आपके पैरों पे ही कुल्हाड़ी गिरना या कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली स्थिति होती है। शायद डोभाल साहब ने यही किया। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।